हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। आज हम न्यूट्रिशन साइंस में क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे प्रोटीन। कल हमने कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा किया था। कल हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा समाप्त हो गया था। तो जिस तरह से कल हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा था, उसके कार्य पढ़े थे, उसके प्रकार पढ़े थे, कमी के दुष्प्रभाव पढ़े थे, उसी प्रकार से हम प्रोटीन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसका वर्गीकरण भी देखेंगे, इसके जो है कार्य को भी देखेंगे, कमी भी देखेंगे, अधिकता भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोटीन को आधारशिला की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के ऊतकों का, रक्त का, इन सब का, जो मांसपेशियां हैं इन सब का क्या करना, निर्माण करना, और जो भी टूट फूट हुई है उनकी मरम्मत करना। ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है प्रोटीन का। तो इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहते हैं। ठीक, फिर आ जाता है प्रोटीन की खोज कब हुई थी। तो प्रोटीन की खोज 1838 में वर्लीजियस ने किया था। किसने? वर्लीजियस ने किया था प्रोटीन की खोज। और मुल्डर ने क्या दिया था? मुल्डर ने नाम दिया था। खोज किसने किया था? तो वर्लीजियस ने किया था। कब? 1938 में। और नाम किसने दिया था इसका प्रोटीन का? तो वो दिया था, मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। आपको पता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो CHO उसका सूत्र होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। तो इसमें CHO के साथ में क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना हमें एनर्जी मिलता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट से भी कितना मिलता है? उससे भी हमें 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है। आप इस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप उसको अपने पीछे से रिलेट करते चलिए। जो आपने पीछे पढ़ लिया है उससे रिलेट करते चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं हम। आ जाता है हमारा प्रोटीन किस भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है, और जिसका अर्थ मतलब कि प्रोटियोस का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना। तो प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जिसका जो शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान ग्रहण करना। फिर आगे आ जाता है रासायनिक संगठन। तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। आपको पता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और आके जुड़ जाती है, क्या? नाइट्रोजन। तो ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणु में सल्फर, फास्फोरस की उपस्थित होती है। किसकी किसकी? सल्फर और फास्फोरस की। प्रोटीन का संग्रहण नहीं होता है। शरीर का 15% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो हमारे शरीर का 15% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। आगे देख लेते हैं प्रोटीन का जल अपघटन एमिनो अम्ल, इसका सरलतम रूप है किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जल अपघटन एमिनो अम्ल में होता है। यह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? यह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा हुआ था? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है पेप्टाइड बांध से जुड़ा है। इसका जो है पेप्टाइड बॉन्ड है जुड़ा जिससे। अगला आ जाता है एमिनो अम्ल के प्रकार। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल और एक हो जाता है आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब क्या हो जाता है? आवश्यक का मतलब ये हो जाता है कि जो हमें लेना आवश्यक है या हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। अनावश्यक क्या हो जाता है? अनावश्यक का मतलब ये नहीं होता है कि यह हमारे लिए जरूरी नहीं होता है या इसको हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसे हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में ही हो जाता है।
तो इसीलिए इसे हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और आवश्यक क्यों है? जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे शरीर में उसका निर्माण ही नहीं होता, तो उसे हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। अब हम देख लेते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, किंतु यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए तो आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इन्हें हमें आहार से ही लेना पड़ता है, मतलब इन्हें हमें बाहर से ही ग्रहण करना पड़ता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 10 प्रकार के होते हैं और ये 10 आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका? आइसोल्यूसिन। क्या होता है? आइसोल्यूसिन। फिर आ जाता है आपका ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन। ये 10 आपके हैं जिसे आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद नहीं होते हैं तो ये समझ लीजिए आपके 1-2 क्वेश्चन तो गलत होने वाले ही हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, इसे एक पेपर में नोट कीजिएगा और इसे अपने दीवार पर चिपका लीजिएगा। 10 बार देखिएगा, आपको आधा से ज़्यादा तो याद ही हो जाएगा। जब इसे आप रोज़-रोज़ देखते रहेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। तो ये 10 कौन-कौन से हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो ये 10 हैं हमारे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिर मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन और फिर ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन। ये थे हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आ जाता है हमारा इनके अतिरिक्त, ये जो 10 दिए गए थे, इन 10 के अतिरिक्त 5 ऐसे भी होते हैं जिसे हम आवश्यक, मतलब आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। वो कौन-कौन होते हैं? वो होते हैं टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थायरॉक्सिन। ये 5 जो होते हैं ये हमारे शरीर में आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। तो आपके जो है आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? वो होते हैं 10 और आंशिक रूप से आवश्यक जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। कौन-कौन से? टायरोसिन, सिस्टीन, लाइसिन और सीरिन, थायरॉक्सिन। ये जो होते हैं 5 आपके, ये हो जाते हैं आपके आंशिक रूप से जो आवश्यक होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं अनावश्यक। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? हमने पहले ही आपको बताया कि जो अनावश्यक का मतलब ये नहीं होता है कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं होते हैं, बस ये हमें बाहर से इनको लेना नहीं पड़ता है, इनको बाहर से हमें आहार में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में ही होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो ग्लूटामिक होते हैं और स्पार्टिक होते हैं, प्रोलिन होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलिन होते हैं, एलाइन होते हैं। ये 5 आपके होते हैं अनावश्यक। ये अनावश्यक वाले कौन से होते हैं 5? एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लूटामिक होते हैं, स्पार्टिक होते हैं, प्रोलिन होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलिन होते हैं और एलाइन होते हैं। ये 5 होते हैं आपके अनावश्यक। तो आपको आवश्यक में कौन-कौन से याद रखने हैं? आवश्यक में आपको याद रखने हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन। आगे आ जाता है आपका ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तो ये आपके 10 हो जाते हैं आवश्यक। और जो आपके आंशिक रूप से आवश्यक हैं वो कौन से हैं? वह हैं टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थायरॉक्सिन। ये 5 हैं आपके आंशिक रूप से आवश्यक। और अनावश्यक जो 5 हैं वो कौन से हैं? वो ये तो हमारे शरीर में ही निर्माण होते हैं। तो वो 5 कौन से हैं? ग्लूटामिक एसिड है, स्पार्टिक एसिड है, प्रोलिन है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन है और एलाइन है। ये 5 हो जाते हैं आपके अनावश्यक। अब हम आगे देख लेते हैं कि एमिनो अम्ल के गुण। ये जो हमने एमिनो अम्ल देखे 10, इनके क्या गुण हैं? ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है यह सफेद रवेदार होते हैं। कैसे होते हैं? यह सफेद रवेदार पदार्थ होते हैं।
प्रत्येक जो अमीनो अम्ल होता है वह स्वाद भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम जो हर खाद्य सामग्री को खाते हैं, क्या सबका स्वाद एक जैसा होता है? नहीं होता है। तो वैसे ही जो हमारे अमीनो अम्ल हैं, ये हर अमीनो अम्ल का हर स्वाद होता है, मतलब कि हर अमीनो अम्ल का अपना अपना स्वाद होता है, ये स्वाद में अलग होते हैं। आर्जिनिन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अब इसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहाँ से पूछा जाता है कि वैसे तो आपसे पूछा भी जाता है आवश्यक कौन है, आंशिक आवश्यक कौन है, और जो है आपके लिए अनावश्यक कौन से हैं, वो आपको 20 तो याद ही रखने हैं। फिर ये भी याद रखना है कौन सा इसमें जो है इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आर्जिनिन की क्या विशेषता है कि यह स्वाद में कैसा होता है? यह स्वाद में कड़वा होता है। जो सीरिन होता है और लेलानिन होता है, ग्लाइसिन होता है, यह इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है इसका स्वाद? इसका स्वाद मीठा होता है। ये आपको याद रखना है। ये लेलानिन नहीं है, एलानिन है, ठीक। तो ये एलानिन क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि यह सफेद रवेदार पदार्थ होता है। हर एमिनो अम्ल का अपना अपना स्वाद होता है। आर्जिनिन स्वाद में कड़वा होता है और सीरिन, एलानिन, ग्लाइसिन ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। जो ल्यूसिन में ट्रिप्टोफैन स्वाद रहित होते हैं। ल्यूसिन व ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं? ये स्वाद रहित होते हैं, इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। फिर आ जाता है आपका हिस्टाडिन। हिस्टाडिन वो आर्जिनिन शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिशु की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो हिस्टिडिन और आर्जिनिन ये जो है बच्चे के शिशु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। अब क्या आ जाता है आपका प्रोटीन के कार्य आ जाते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं, ये हमें याद रखने हैं। कल हमने कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में भी देखा था, तो आज वैसे ही हम देखेंगे प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य क्या आ जाता है? इसका सबसे पहला कार्य आ जाता है शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक। आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य क्या था? तो उसका पहला कार्य था कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वैसे ही आपको इसका प्रमुख और पहला कार्य क्या याद रखना है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। कैसे? जैसे प्रोटीन शरीर, आपको पता होगा कि जो हमारा प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। तो जो प्रोटीन का नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। इसमें आपने देखा कि क्या मिला होता है या कैसा पदार्थ होता है या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। तो जो शिशु होता है, शिशु वो भ्रूण से लेकर जन्म तक और बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक उसकी शरीर में वृद्धि होती है, विकास होती है, वह बढ़ता रहता है। जब वो बढ़ेगा तो उसके शरीर में नए तंतुओं का निर्माण होगा। तो उन तंतुओं के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आपको भोजन में किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे प्रौढ़ावस्था के आवागमन तक कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे जो शरीर में बाल होते हैं, त्वचा होती है, नाखून होते हैं, इन सब की वृद्धि के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? तो इन सभी की वृद्धि के लिए भी आपको प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। अगला कार्य क्या आ जाता है आपका? अगला कार्य आ जाता है तंतुओं की टूट फूट में मरम्मत करना। तो सभी कोशिकाएं और ऊतक एक जैसे क्रियाशील एवं नर्म नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर में जितने भी ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, सब एक जैसे नर्म नहीं हैं। तो जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं, ये टूटते जाते हैं। इनमें निरंतर श्रम करने और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के कारण इनमें जो है ऊतकों में टूट फूट होती रहती है। इसके अतिरिक्त जो बीमार पड़ने, जल जाने, चोट लगने, घाव होने, दुर्घटना में वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो शरीर के तंतुओं का निर्माण करना, उनकी टूट फूट, क्षतिपूर्त करना, ये सब कार्य किसका होता है? ये सारा कार्य होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का दूसरा कार्य क्या हो जाता है? तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करना, उनकी टूट फूट को मरम्मत करना, ये कार्य हो जाता है जो है प्रोटीन का। फिर अगला आ जाता है क्या? शरीर में ऊर्जा की बचत करना। शरीर में ऊर्जा की बचत करना मतलब जो कार्बोज और वसा की अनुपस्थित में प्रोटीन ऊर्जा को प्रदान करने का कार्य करती है। जब हमारे शरीर में कार्बोज कम हो जाएगा, वसा कम हो जाएगा, तो ऊर्जा की पूर्ति कौन करेगा? तो ऊर्जा की पूर्ति करेगा प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से पता है आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब शरीर में
आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का प्रयोग करने से वसा के रूप में यह जो है हमारे शरीर में एकत्रित मतलब इकट्ठा हो जाता है। और शरीर में जब कभी वसा या कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो यह क्या करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो क्या होगा, यह आपके शरीर में वसा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। और जब आप जो है प्रोटीन या वसा वसा और कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो यह क्या करेगा, यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, अगला आ जाता है अम्ल एवं क्षार में संतुलन बनाए रखना। ये कार्य किसका होता है, ये भी कार्य होता है आपके प्रोटीन का, कि अम्ल और क्षार में संतुलन बनाए रखें। जल का संतुलन बनाए रखना ये भी कार्य होता है। फिर मांसपेशियों के संरक्षण में सहायक, अब ये क्या होता है, मांसपेशियों के संरक्षण में सहायक होता है कौन, प्रोटीन। तो मायोसिन व एक्टिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, किसके, मायोसिन और एक्टिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है कौन, प्रोटीन। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना, इसका क्या कार्य होता है कि एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करे कौन, ये हमारा प्रोटीन। फिर ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर ऊर्जा देना, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाए, मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या, जब हमारे शरीर में वसा और कैसे ये हमें ऊर्जा देता है, जब हम प्रोटीन ले लेते हैं तो ये क्या होता है, जो प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है तो ये वसा के रूप में हमारे शरीर में एकत्र हो जाता है। तो जब ऊर्जा की कमी होती है, मतलब कि जब हम ग्लूकोज को कम लेते हैं, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और नहीं तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना, या शरीर की वृद्धि और विकास करना। लेकिन जब शरीर की वृद्धि और विकास तो ये करता ही है, लेकिन जब शरीर को हमारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें वो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से नहीं मिल पाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमें ऊर्जा देने लगता है। लेकिन इसका कार्य, अपना कार्य छोड़कर या क्या करने लगता है, या हमें ऊर्जा देने लगता है। पोषक तत्वों के संवहन में सहायक होता है, पीएच मान को या संतुलित करता है। ठीक, आगे आ जाता है आपका, आज बस यही इतना रखे हैं आज। वो एक्चुअली ये थोड़ी लंबी क्लास हो रही थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको सोचा है कि प्रोटीन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज ये हमारा पहला पार्ट था, कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल की क्लास इससे लंबी होगी, आज के लिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 अमीनो अम्ल याद रखने हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बार हम वो अमीनो अम्ल फिर से देख लेते हैं। वो अमीनो अम्ल कौन से जो आवश्यक है हमारे लिए, वो कौन कौन से हैं, 10। तो सबसे पहले आ जाता है आइसोल्यूसिन आ जाता है, फिर ल्यूसिन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है, मिथ्योनाइन आ जाता है, थ्रियोनाइन आ जाता है, फिनाइल एलानिन आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, ट्रिप्टोफेन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, आर्जिनिन आ जाता है, और हिस्टाडिन आ जाता है। ये 10 हैं हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल, जिसे आपको याद रखने हैं। और जो आंशिक रूप से हैं वो कौन से हैं, आंशिक रूप से जो है वो टायरोसिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, सीरिन है और थायरॉक्सिन है। ये जो है हमारे 10 हैं, 5 हो जाते हैं आपके आंशिक रूप से आवश्यक। फिर आगे आ जाता है आपका अनावश्यक। अनावश्यक में भी 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ग्लूटामिक हो जाते हैं, ग्लूटामिक एसिड हो जाता है, स्पार्टिक एसिड हो जाता है, प्रोलिन हो जाता है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो जाता है और एलाइन हो जाता है। ये आपको याद रखने हैं 20। और इसमें से इसकी विशेषता भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या कि यह जो है इसमें एमिनो अम्ल का जो है आर्जिनिन का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है कड़वा। सीरिन, एलानिन, ग्लाइसिन, इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ल्यूसिन व ट्रिप्टोफेन का स्वाद कैसा होता है, इसमें स्वाद ही नहीं होता है, यह स्वाद रहित होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए, शिशुओं की वृद्धि और विकास के लिए कौन से एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो किसकी आवश्यकता होती है, हिस्टाडिन और आर्जिनिन। ये जो होते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको 20 याद रख लेने हैं। ये 20 आपको याद हो जाएं, आप पे एक दिन में लोड ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। कल हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे, उसमें हम देखेंगे उसके और भी जो भी उसके दुष्कर्मी के प्रभाव पड़ेंगे उसको देखेंगे, अधिकता के प्रभाव जो भी होगा हम कल इसको ख़त्म कर देंगे। कल हमारा प्रोटीन समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।